सड़क पे चले आए। मैंने अपनी मदर की ज्वेलरी बेच के पैसे लाए और अपनी बेटी को खाना खिलाया। हमने बाल्टी लेके घर घर जाके गाड़ियां साफ करनी शुरू की। बोले तुम कल मत आना, यू आर फायर्ड। मेरे पे कर्जे चढ़ने शुरू हो गए, काम बंद हो गया। आई टुक लोन्स फ्रॉम माई पॉलिसीज, रिटायरमेंट प्लान, सब खत्म हो गए। आज सब गाड़ियां साफ करने से लेके आज 1 करोड़ किताबें बिक चुकी हैं। इसका राज जानना चाहते हो तो ये पूरी जोश टॉक देखिए। नमस्कार, मेरा नाम शिव खेरा है। मैं एक बिजनेस परिवार से आया हूं। हम लोग की कोल माइंस थी इंडिया में। तकरीबन 800,000 लोग हमारे पास काम करते थे और मैंने ये माइंस क्रिएट नहीं की थी, मुझे विरासत में मिली थी। माइंस नेशनलाइज हो गई, सरकार ने ले ली। उसके बाद हम सड़क पे चले आए। सड़क का मतलब सड़क। कुछ परिवारों के पास पैसे थे, हमारे परिवार के पास नहीं थे। मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं कॉलेज में ख़त्म किया था और मेरी शादी को तब सिर्फ 4 ही हफ्ते हुए थे। साल के बाद मेरी बेटी पैदा हुई और मेरे पास 10 रुपये नहीं थे। मैंने अपनी मदर की ज्वेलरी बेच के पैसे लाए और अपनी बेटी को खाना खिलाया हमने। उसके बाद मैंने 3 काम करने की कोशिश की बिना पैसे के और तीनों में फेल हो गया। उसके बाद 13 नवंबर 1975 मैं इंडिया छोड़ के कनाडा चला गया और क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी एकेडमिक्स है बीकॉम 3rd डिवीज़न, 10वीं में फेल हो गया था मैं। तो मैंने बाल्टी लेके घर घर जाके गाड़ियाँ साफ़ करनी शुरू की। तो तकरीबन 1.5 साल तक मैं गाड़ियाँ साफ़ करता रहा वहाँ पे टोरंटो में। उसके बाद मैं टोटली बाय एक्सीडेंट लाइफ इंश्योरेंस बेचना शुरू किया। तो साहब, लाइफ इंश्योरेंस जो बेचना था मेरे को, मैं सोचता हूं कि मेरी ज़िंदगी में सबसे अगर जो मोड़ आया है, अच्छा मोड़ आया है, तो वही था एक। क्योंकि इस वजह से कहता हूं, आज तकरीबन हर पेरेंट्स और हर टीचर अपने बच्चों को ये 2 लफ्ज़ सिखाते हैं, सक्सीड एंड विन, सक्सीड एंड विन, सक्सीड एंड, सफल बनो, जीतो, सफल बनो, 2 ही लफ्ज़ सिखाते हैं साहब। लेकिन ज़िंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती है, उतार भी आती है। और हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि ज़िंदगी में फेल कैसे होना है और असफल कैसे होना है। और जब वो असफल होते हैं तो क्या होता है, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट एंड दे गो इनटू डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कमिटमेंट करते हैं साहब। खैर, मैं लाइफ इंश्योरेंस बेचनी शुरू की तो विद इन 90 डेज मेरे मैनेजर ने मुझे वापस बुलाया और बोला कि भैया, मैं 35 साल से लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में हूँ। मैंने देखा है कुछ लोग आज से शुरुआत करते हैं, लेकिन तुम सा जैसे नहीं देखा। बोले तुम कल मत आना, यू आर फायर्ड। तो मैंने अपने मैनेजर को बोला, जो भैया, मेरे को फायर करने से पहले मेरी बात तो सुनो। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और बीकॉम 3rd डिवीज़न किया है, 10वीं में फेल हो गया था। मैंने कहा, हाउ डू यू एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ मी? आई एम नॉट अ डॉक्टर, इंजीनियर, अटर्नी, अकाउंटेंट, आई एम अ बीकॉम 3rd डिवीज़न। साहब, उस दिन जैसे मैंने बात खत्म की तो किसी ने बहुत कड़क के मेरे साथ बात की। मुझे कहता है, यू शट अप एंड लिसन टू मी। और बाद में मेरी समझ में आई, वो गुस्सा नहीं था, वो कंसर्न था, परवाह कर रहा था। तो मेरे को कहता है कि यू यू डोंट हैव अ हैंडीकैप, यू हैव अ बैड एटीट्यूड। और कहता है कि तुम जैसे लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बल्कि अपनी परिवार की ज़िंदगी भी बर्बाद करते हो। और कहता है, जानते हो हु हैज़ अ हैंडीकैप इन लाइफ? द डॉक्टर, इंजीनियर, अटर्नी, अकाउंटेंट, दे ऑल हैव हैंडीकैप्स। मैंने कहा, भैया उनको हैंडीकैप कैसे है? ऐसा तो कभी सुना नहीं मैंने। बोला, आप जाके देखो दुनिया भर में इन सब लोगों ने अपना क्षेत्र चुन लिया है, ये फंसे पड़े हैं। दे ऑल हैव पिक्ड देयर फील्ड, दे आर स्टक। मेरे को कहता है कि तुमने अपना क्षेत्र नहीं चुना, देखते नहीं दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने कहा, जो मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। तो मेरे को कहता है, नाउ दैट यू आर फायर्ड, अब तुम नौकरी से निकाल दिए गए, बोले तुम जाओ, अब तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है सोचने का। साहब, मैं 45 साल पहले उनका दफ्तर छोड़ के निकला वहां से। उस दिन, उस शाम को डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील, जिन्होंने किताब लिखी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, वो टोरंटो आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि उनका प्रोग्राम जाके अटेंड किया जाए। $35 मैंने उनको दिए और मैं जाके उनके प्रोग्राम में अटेंड किया। तकरीबन 1000 लोग थे, मैं भी था वहाँ पे।
डॉक्टर पील मंच पे आए। तकरीबन उनकी उम्र 85 साल होगी, हाइट 5 फुट 1 इंच, जूते के साथ 2 इंच हो गया होगा। लेकिन जिस उत्साह से डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील बोले, उस दिन से मैंने कद की परिभाषा बदल दी है साहब। इंसान का कद कभी जिंदगी में जिस्म से, गर्दन से नीचे नहीं नापा जाता, हमेशा गर्दन से ऊपर नापा जाता है साहब। तो साहब, जिस आत्मविश्वास से उन्होंने सबको देखा, उस आत्मविश्वास के अंदर नम्रता थी। क्योंकि जिस आत्मविश्वास के अंदर नम्रता नहीं होती उसे अहंकार कहा जाता है। तो साहब, डॉक्टर पील ने सबको देखा और बोले, आप लोग बहुत शांत बैठे हो, आराम से, लगता है किसी को कोई समस्या नहीं है। तो पूछने लगे, किसी को कोई समस्या है? तो किसको समस्या नहीं है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले, कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले कि जब मैं यहां पे आ रहा था, 200 गज दूर यहां से मैंने एक जगह देखी, वहां पर कुछ लोग एकदम रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल लेटे पड़े थे, उनको कोई समस्या नहीं है। कितने लोग जानना चाहते हैं कौन सी जगह है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले कि 200 गज दूर यहां से एक शमशान घाट है, वहां पर लोग लेटे हुए हैं, एकदम रिलैक्स, निश्चिंत, उनको कोई समस्या ही नहीं है। तब डॉक्टर पील ने पूछा, कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? सब, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, सबने हाथ जेब में डाल लिया साहब। तब डॉक्टर पील बोले कि भैया, समस्या एक जीवन का प्रतीक है। जब तक हम जिंदा रहेंगे समस्या रहेगी, जब समस्या ही नहीं रहेगी हम ही नहीं रहेंगे। और जब समस्या कम होने लगे खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई। उस टाइम घुटने पर पहुंच जाना और भगवान से प्रार्थना करना कि भरोसा छोड़ दिया, कुछ समस्या भेज दो भाई। तो साहब, डॉक्टर पील का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद मैं वापस अपने मैनेजर के पास गया और मैंने अपने उस मैनेजर को बोला कि भैया, मेरे को एक और मौका दो, डोंट फायर मी, कि अगर आप मुझे आज काम से निकाल देते हो तो मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ पे जाऊंगा। मेरी एक बेटी है और मैं, एक ही जगह याद है मुझे काम करने की, वो गाड़ियाँ साफ करने की। मैंने कहा, अब गाड़ियाँ में साफ करना नहीं चाहता हूँ, एक मौका और दो। मैं तुम्हारे को कमिटमेंट देता हूँ कि आई विल नॉट लेट यू डाउन बिकॉज ऑफ माई एफर्ट, बट प्लीज विड्रॉ द पेपर्स। तो साहब, उसने मेरे को देखा, कहता है, शिव, ये तुम्हारी छोटी जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है। कहता है कि मैं तुझे तब रहने दूंगा यहां पे अगर तुम एक कमिटमेंट अपने आप के साथ करो, मेरे साथ नहीं, अपने आप के साथ करो। आई विल विड्रॉ द पेपर्स। सो साहब, उस दिन मैंने वो कमिटमेंट की और मेरी जिंदगी में एक वो मोड़ का टाइम आया। तो उसने कागज विड्रॉ किए और उस साल मैंने जाके तकरीबन $1 मिलियन की इंश्योरेंस बेची। उसके अगले साल मैंने तकरीबन $3 मिलियन की इंश्योरेंस बेची और उसके नेक्स्ट ईयर तकरीबन $5 मिलियन। मैं अमेरिका चला गया। मैंने 3 बिजनेस में काम शुरू किया अपना। एक कंपनी खरीदी मैंने कैलिफोर्निया की 1984 में, उसका न्यू जर्सी ऑपरेशन शुरू किया विद नो क्लाइंट्स, और मैंने अपनी कंपनी बेची विद तकरीबन 500 क्लाइंट्स के साथ। डॉक्टर पील का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में एक गोल बनाया, लक्ष्य, कि मेरे को एक किताब लिखनी है विच विल बिकम अ इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। तो साहब, मैं कभी भी रेस्टोरेंट पे जाता था, कहीं बाहर जाता था, तो कोई कागज, पेंसिल, नैपकिन मिल जाता, तो वहाँ पर जो दिमाग में आता था मैं नोट करता चला जाता था और नोट करके वापस घर आता था या दफ्तर में जाके मैं उसको एक डब्बे में डालता चला जाता था। तो मेरे को ऐसे तकरीबन पहली किताब लिखते लिखते 25 साल लग गए साहब, 25 साल। और उसके बाद मैंने अपनी सेक्रेटरी को डिक्टेट कराना शुरू किया। जब किताब थोड़ी थोड़ी बननी शुरू हुई तो उसके बाद मैंने पब्लिशर्स को कांटेक्ट करना शुरू किया कि भैया, मेरी किताब छाप दीजिए। तो मेरे को एक रिजेक्शन आ गई कि आपकी किताब नहीं छापेंगे। मैं न्यू जर्सी में था, तो न्यू जर्सी में जितने पब्लिशर्स थे सबको चिट्ठी लिखी, सबने रिजेक्ट कर दिया हमारे को। अब कोई तो जवाब ही नहीं देते थे। फिर मैंने कहा, चलिए, यहाँ पर सबकी रिजेक्शन हो गई, अब चलते हैं थोड़ा सा न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी एरिया में और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। तो मैंने एक और डायरेक्टरी मंगाई, सबको चिट्ठियाँ लिखी, तकरीबन 30-50 लोगों ने सबने रिजेक्ट कर दिया मुझे। तो मैंने कहा कि नेशनल लेवल पे अब जाता हूँ, मैं थोड़ा और बड़ा सोचना चाहिए। तो नेशनल लेवल पे गया, मैंने चिट्ठियाँ लिखनी शुरू करी, तकरीबन 100 चिट्ठियाँ लिखी।
तो साहब सब पे रिजेक्शन मिल गई मुझे। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई सबने रिजेक्ट कर दिया, अब दुनिया का जो सबसे बड़ा पब्लिशर है उसको लिखता हूं, क्या पता वो पकड़ ले। तो साहब मैंने प्रेंटिस हॉल को, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिशर, उसको चिट्ठी लिखी। मैंने कहा हो सकता है मेरी प्रपोजल में ही कुछ कमी होगी, तो मैंने थोड़ा सा उसको डेकोरेट कर दिया, उसको अच्छे कागज वागज लगा दिए और कर दिया। तो मैंने उनको टेबल ऑफ कंटेंट भेज के और पहला चैप्टर बना के भेज दिया उनको। तो साहब इस बारी क्या हुआ, आप मेहनत करते हो तो कभी ना कभी तो कोई रंग लाती है मेहनत। साहब इस बारी तो बहुत जबरदस्त चीज हुई, उन्होंने मेरी किताब बिना खोले ही मुझे वापस भेज दी, रिजेक्ट करके, बिना खोले। तो मेरे को उसमें लिखते हैं कि बोले तुम जैसे लोग 1000 लोग आते हैं हर हफ्ते जो ऑथर बनना चाहते हैं, आई एम सॉरी, आप पूरी किताब का मैन्युस्क्रिप्ट भेजिए, क्योंकि मैंने सिर्फ एक चैप्टर भेजा था। तो मेरे को चिट्ठी उन्होंने वापस भेज दी और बिना खोले लिफाफा भेज दिया वापस। तब इस बार ही मेरे को बहुत तकलीफ हुई। तकलीफ यह हुई कि भैया एक पहला चैप्टर पढ़ के तो देख लेते, ना पसंद आता तब पढ़ के रिजेक्ट कर देते, बिना पढ़े ही रिजेक्ट कर दिया। तो साहब इस बार गुस्से में मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि अगर मेरा पहला चैप्टर आपको अच्छा नहीं लगा तो बाकी 9 चैप्टर भी अच्छे नहीं लगेंगे। 10 चैप्टर की किताब है भाई, आई एम नॉट गोइंग टू सेंड यू माई बुक। आप पब्लिश भी करना चाहेंगे तो भी मैं नहीं आपको भेजूंगा। तो साहब ऐसे पब्लिशर्स को भी ऑथर्स चिट्ठियां नहीं लिखते इस तरीके से, खासतौर पे रिजेक्टेड ऑथर्स। तो जब उनको मेरी चिट्ठी मिली तो इट वॉज अनयूजुअल लेटर। तो कहते हैं कि ठीक है, वी विल रिकंसिडर, अपनी किताब भेजिए पहला चैप्टर के साथ। तो साहब जब मेरा पहला चैप्टर पढ़ा उन्होंने तो उनको अच्छा लगा, तो बोले वी वांट टू परस्यू फर्दर, आप बाकी चैप्टर भी भेजिए, लेट अस मीट अप एंड गो फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। तो साहब हमारी एक्सचेंज हो गई, कॉरेस्पॉन्डेंस आगे पीछे। तो इवेंचुअली हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। करने के बाद हमने कहा किताब छापिए। किताब छापने लगे साहब, छापने की 1000 कॉपी छापी साहब उन्होंने, और 6 कॉपी मुझे दी। बोले अब कंग्रेचुलेशन, आप ऑथर बन गए साहब। अब साहब मैंने सोचा कि मैं तो ऑथर बन गया, जहाँ जाऊँ मैं ऑन स्पीकिंग एंगेजमेंट, मैं बुक शॉप पे चला जाता था तो मैं उनसे पूछता था कि भैया यू कैन विन किताब है। वो बोले, मेरे से पूछते थे यू कैन क्या, यू कैन व्हाट। मैंने कहा भाई यू कैन विन, बोले ना यू कैन व्हाट। तो मैंने कहा किताब नहीं होगी भाई। मैंने कहा हो सकता है ऑथर के नाम से जानते हो मेरे को। तो मैंने कहा भाई शिव खेड़ा की किताब लिखी हुई है। तो बोले शिव व्हाट। दोबारा से बोला, तो मैंने तीसरी बारी बोला कि भैया प्रेंटिस हॉल की किताब है, उनका तो नाम सुना है। बोले हाँ सब सुना है, लेकिन किताब नहीं है आपकी। तो मैं प्रेंटिस हॉल के पास वापस गया, मैंने बोला कि भैया देखिए मेरी किताब कहीं पर नहीं है, जहाँ जाता हूँ मेरी किताब ही नहीं दिखती, दिखती है किसी दुकान में, तो बिकेगी कैसे। बोले साहब आपकी किताब कोई रखना नहीं चाहता। मैंने कहा क्यों। बोले अननोन ऑथर की किताब कोई नहीं रखना चाहता, दे गिव स्पेस देयर। मैंने कहा कोई एडवर्टीजमेंट करो, प्रमोशन करो। बोले हमारे पास पैसे नहीं है एडवर्टीजमेंट के। मैंने कहा भाई एक काम करो, एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं है तो पीआर कर दो, कहीं भेज दो किताब मेरी फॉर रिव्यू ओनली। बोले ना उसके भी पैसे नहीं है, कुरियर के चार्जेस लग जाते हैं। तो मैंने कहा भैया एक काम करो, मेरे से ले लेना पैसे, रॉयल्टी से काट लेना, अगर कुछ रॉयल्टी होगी तो। अरे बिकेगी नहीं तो रॉयल्टी कहाँ से होगी। तो मैंने कहा साहब शुरू तो करो। तो साहब किताब भेजनी शुरू करी हम लोगों ने रिव्यू पे। कुछ दिनों के बाद मलेशिया में एक सबसे बड़ा पेपर है, तो उन्होंने मेरे को फुल पेज रिव्यू दिया, फुल पेज। ना एक अननोन ऑथर के लिए फुल पेज रिव्यू एक बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन ध्यान दीजिए हेडलाइन पे क्या लिखा। बोले डोंट बाय दिस बुक, डोंट बाय दिस बुक। मैं समझ में नहीं आई, शिव खेरा ने कोई नई चीज नहीं लिखी है, इट इज ओल्ड वाइन इन न्यू मॉडल, दैट्स इट। और नीचे लिखा सेव योर मनी, डोंट बाय दिस बुक। तो साहब वो कटिंग बना के मेरे दफ्तर में भेजी सिंगापुर ऑफिस में। मैं शायद ट्रैवल कर रहा था उस टाइम, तो मेरी वाइफ ने पढ़ा उसको और उसने फोल्ड करके फाइलों के नीचे दबा दिया। मुझे बताया भी नहीं, मैं वापस आया तो 2 साल के बाद हम लोग दफ्तर मूव कर रहे थे, और
मैं जब जैसे कागज साफ कर रहा था तो फाइलों के नीचे ये पूरी पेज की कटिंग निकली। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि ये क्या है, तूने पढ़ा हुआ है? बोले हाँ, मैंने ही तो रखा है वहां पर। तो मैंने कहा तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? तो मेरे को कहती है मेरी वाइफ, तुमको बताने की जरूरत क्या है? व्हाट इज द पॉइंट? यू आर वर्किंग सो हार्ड, आप इतना काम कर रहे हो ईमानदारी से। दिस इज अ नेगेटिव थिंग, उनके कहने से हमारी किताब खराब थोड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने बताया ही नहीं। तो इतने टाइम में मेरी किताब बेस्ट सेलर बन चुकी थी। माई बुक हैड बिकम अ बेस्ट सेलर बाय दैट टाइम। साहब, इस इंसिडेंट से मैं एक चीज सीखी कि साहब आप अच्छा काम करोगे, निंदा करने वाले निंदा करेंगे, बुरा करोगे, निंदा करने वाले निंदा करेंगे। साहब अच्छा काम करते जाओ, निंदा की परवाह ना करो और आगे बढ़ते जाओ। यही सीखा मैंने साहब इससे। साहब मेरी किताब तो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन चुकी थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी में एक और बहुत बड़ी चुनौती मेरी इंतजार कर रही है। मैंने इंडिया में ऑफिस खोला 1994 में। कुछ साल चलाते काफ़ी स्ट्रगल हुई। फिर क्योंकि मेरा हमेशा दिल था टू सर्व द कंट्री और कोई किसी तरीके से अपने देश के अंदर हम लोग क्या बदलाव ला सकते हैं, और करते कराते साहब ग्रेजुअली मेरी इनकम बंद हो गई, इसी काम में लग गए और मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का मुझे प्रेसिडेंट चुन लिया गया और मेरे पे कर्जे चढ़ने शुरू हो गए, काम बंद हो गया और ग्रेजुअली आई टुक लोन्स फ्रॉम माय पॉलिसीज, रिटायरमेंट प्लान्स, सब खत्म हो गए। सो साहब जैसे हालात बदलते गए, मुश्किल आती गई और करोड़ों रुपए के कर्जे हमारे पे चढ़ते गए और फिर मैंने यहाँ पर बैंक से, आईसीआई से कोई 5-10 करोड़ का यहाँ से भी लोन ले लिया। ईएमआई पे करने में दिक्कत पड़नी शुरू हो गई मुझे। तकरीबन आई गॉट इनटू अ पॉइंट दैट आई वाज डिफॉल्टर वहाँ पे, और बल्कि मेरा मकान जो था वो भी रिपोजेस होने आ गया। तो मैंने सोचा कि मुझे वापस जाना पड़ेगा एंड मैंने उस टाइम पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन किया 2 वजह से। एक, फॉर हेल्थ रीजन एंड फाइनेंशियल रीजंस। I had to go through some bypasses. In fact, I had 2 stents in my heart at that time and financially एकदम मुझे दिक्कत पड़ गई। तो खैर उसके बाद दोबारा से मैंने काम शुरू किया। ये तीसरा पड़ाव था जहाँ पर मैं एक माइनस में चला गया ज़िंदगी में, एंड एज वॉज नॉट ऑन माई साइड एज आई केप्ट मूविंग अलोंग। बट फिर भी गॉड वॉज काइंड, वी स्टार्टेड लाइफ ओवर अगेन एंड आज की तारीख में विद गॉड्स ग्रेस we have sold in excess of 10 million copies of our books officially, और unofficially जो numbers हैं there is more than 500 million books already being sold and plus तो साहब जो हमारे पे कर्जे चढ़े हुए थे तकरीबन पिछले 3-4 साल के पहले ही, 5 साल पहले मैंने लास्ट अपनी इंस्टॉलमेंट अपने लोन्स की क्लियर की है अमेरिका में। तो अब ऐसा है कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हम करते हैं विद फॉर्चून 500 companies in 20 different countries and God has been kind and अभी IIM Nagpur has signed a contract with us and we have partnered with them. तो जितने उनके बच्चे हैं MBA students, everybody, it is mandatory to go through our program in our leadership program। और आज की तारीख में हमारा एक ही लक्ष्य है कि अगर आज के यूथ को हम ये संदेश दे पाएं, कहते हैं कि बहुत अच्छी बात, our youth does not make 100% population of the country, but they do make 100% future of the country। So मेरा एक लक्ष्य है, एक मिशन यही है कि आज के यूथ को जो मैंने पिछले 50 साल में सीखा है, जो गलतियां की हैं, अपने यूथ को ये सिखा दें कि ये गलतियां दोबारा से ना करें। एंड इफ आई कैन मेक फ्यूचर लीडर्स ऑफ इंडिया, मैं सोचता हूं कि मैंने अपने देश को एक ईमानदारी से देशभक्ति निभाई है। साहब मैं अपनी जिंदगी क्यों शेयर करता हूं आपके साथ, वो इस वजह से कि मैं अपनी जिंदगी में सब जगह पर फेल होता चला गया और सारी दुनिया को दोषी ठहराता गया। ये नहीं समझा कि मैं ही अपनी सबसे बड़ी समस्या खुद ही था। कहीं बाहर में कोई बदलाव नहीं आया, अंदर एक बदलाव आया और मेरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल गई साहब। पहला लेसन। और दूसरा लेसन था जब मेरे मैनेजर ने मुझे कहा यू शट अप एंड लिसन टू मी। उस दिन समझ में आई कि कभी कभी जिंदगी में कठोर बनना पड़ता है अच्छा करने के लिए। Sometimes in life you got to be unkind to be kind।
कभी कभी जिंदगी में कठोर बनना पड़ता है अच्छा करने के लिए। और तीसरी चीज, साहब हम लोग की अपॉइंटमेंट्स तकरीबन एक हफ्ता पहले बनी होती थी। मैं तकरीबन 100, 200, 100, 2000, 100,000, 200,000 पीपल आई एड्रेस एवरी ईयर। और मैंने देखा है तकरीबन 90% लोग जो आज बिजनेस वर्ल्ड में हैं, दे डोंट हैव अपॉइंटमेंट्स 1 वीक इन एडवांस। एक हफ्ता पहले साहब अपॉइंटमेंट ही नहीं है। तो मेरे समझ में एक चीज आई कि अगर आप सुबह उठते हैं एंड इफ यू स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ, लेट मी सी व्हाट आई हैव टू डू टुडे, यू आर अनएम्प्लॉयड विद अ जॉब। You are unemployed with a job. And 90% people are like that. And the next lesson, what I learned was, सब मैं लाइफ इंश्योरेंस बेचता था, I was on 100% commission. अगर मैं बेचता नहीं था तो मुझे पैसे नहीं मिलते थे और पैसे थे नहीं हमारे पास। लेकिन मैंने देखा कि हमारी कंपनी में कुछ लोग तनख्वाह लेते थे लेकिन काम नहीं करते थे। तब मेरी समझ में आई कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन मेकिंग मनी वर्सेस अर्निंग मनी। मेकिंग मनी इज क्रिमिनल, अर्निंग मनी इज स्पिरिचुअल। साहब पैसा बनाने में और पैसा कमाने में बहुत फर्क है। पैसा बनाना चोरी है, पैसा कमाना ईमानदारी है। और इसमें फर्क क्या है साहब? व्हेन यू अर्न मनी, जब आप कमाते हो, यू पुट योर एनर्जी and ethics behind it. All of us. When you earn money, जब पैसा कमाते हो, भैया आप अपनी एनर्जी और एथिक्स, ईमानदारी उसके पीछे लगाते हो साहब। उसको कहते हैं पैसा कमाना। साहब एक स्टडी हुई अमेरिका में गैलप के बाद, तो गैलप ने बताया कि तकरीबन 63% ऑफ पीपल हु गो टू वर्क दे आर डिसएंगेज्ड। जो लोग काम करने जाते हैं 63% आर डिसएंगेज, मींस जाके अपना काम नहीं करते साहब। एंड एडिशनल 24% आर एक्टिवली डिसएंगेज्ड, मींस वो दूसरों को भी काम करने नहीं देते। दे डोंट लेट अदर्स डू द जॉब आल्सो। दैट लीव्स ओनली 13% ऑफ पीपल हु गो टू वर्क एक्चुअली डू वर्क। ओनली 13% ऑफ पीपल हु गो टू वर्क एक्चुअली डू वर्क। टेल मी, Is this not an integrity issue? क्या ये ईमानदारी का सवाल नहीं है? साहब हम लोग को दोबारा से सोचना पड़ेगा। Wages without work amounts to stealing. तनख्वाह बिना काम के चोरी के समान है। एक और स्टडी आई वहीं से, which said that आज की तारीख में with the current generation and social media, तकरीबन लोग जो काम पे जाते हैं, they spend 2 to 3 hours per day in the personal social media. आप बताइए क्या इसी के हमको पैसे मिलते हैं? Is that what we're getting paid for? साहब कोई आपका बटुआ निकाल ले आपकी जेब से, आप क्या कहेंगे? उसको चोर कहते हैं। और जब हम लोग यही काम करते हैं, हम लोग क्या है? हम भी तो चोरी हैं। साहब अक्सर लोग कहते हैं कि मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलता चाहता हूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिंदगी चाहता हूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम चाहता हूं। साहब उनको अपने आप से ये सवाल पूछना होगा कि भैया क्या आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान हो? क्या आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करने को तैयार हो? क्या आपके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईमानदारी है? क्या आपके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमिटमेंट है? अगर आपके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं है तो भैया आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिंदगी कुछ नहीं मिलेगी। आपको कुछ बनना है जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए। वो कहते हैं पात्र कटोरा नहीं होगा तो भैया खाली का आप क्या करोगे?